हेलो विद्यार्थियों, मैं लेतुर्मा एलवी क्लासेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फिजिक्स के क्रैश कोर्स के इस लेक्चर में आज हम लोग सेकंड पेपर के अति लघुत्तरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे वो सभी फर्स्ट पेपर के थे। आज हम लोग इसमें सेकंड पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिया गया है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्रांतिक कोण के बारे में बताना है, यानी कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। क्रांतिक कोण या फिर इससे बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए, क्रांतिक कोण के लिए पहले आप एक फिगर समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कोई पृथककारी तल दिया गया है। इसके एक ओर का माध्यम सघन है और दूसरी ओर का माध्यम विरल है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इस पर खींचा गया, अभिलंब हो गया। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, ध्यान दीजिए ये सघन माध्यम था, ये विरल माध्यम था। तो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करे और विरल माध्यम में जब प्रवेश करे तो ये इस प्रकार से चली जाए, यानी कि ऐसे। यहाँ पर जो अपवर्तन कोण है उसका मान 90 डिग्री होना चाहिए। अगर यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है तो ये जो आपतन कोण बनता है इससे ही हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण, और इससे प्रदर्शित किया जाता है C से। ये आप लोग याद रखिएगा। आप बता सकते हैं कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इस प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे सघन माध्यम में बना, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इसके अलावा बता सकते हैं कि इसे C से प्रदर्शित करते हैं, तो ये आप लोग याद रखेगा कि इसके लिए प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। तो सघन माध्यम में बना आपतन कोण यहाँ पर क्रांतिक कोण कहलाएगा जब विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर एकल गोलीय पृष्ठ पर आपको प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो इसका सूत्र होता है N/V - 1/u बराबर होता है N-1/r। ये सूत्र होता है N/V - 1/u और बराबर में होता है N-1/r। ये सूत्र होता है। तो इसके लिए आप लोग याद रखेगा, यहाँ पर जब भी आप सूत्र लिखेंगे तो इसमें जितने भी प्रतीक यूज हुए हैं इन सभी के बारे में आपको बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर यूज हुआ है U, इसके अलावा है V और इसके अलावा है इसमें R और यहाँ पर दिया गया है N। इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो U आप बता सकते हैं कि पृष्ठ से वस्तु की दूरी होती है, पृष्ठ से वस्तु की दूरी।
इसके अलावा v जो है ये पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी होती है, पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, और r यहाँ पर जो है पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। इसके अलावा n दिया गया, तो इससे आप बोल सकते हैं यहाँ पर पृष्ठ द्वारा पृथक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर याद रखेगा, जब भी सूत्र लिखने के लिए आएगा तो उसमें जितने भी प्रतीक यूज हुए हैं उन सभी के बारे में आपको बताना होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें यह बताया जा रहा है कि कांच का एक उत्तल लेंस है जिसे यहाँ पर जो है कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है उसकी फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप याद रखिएगा, इस स्थिति में फोकस दूरी जो है हमेशा बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और प्रकृति भी बदल जाएगी, प्रकृति भी बदल जाएगी, अर्थात उत्तल अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो ये आप लोग याद रखेगा यहाँ पर कि अगर कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में हम लोग यहाँ पर डुबो देंगे लेंस को, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, इसके अलावा प्रकृति भी जो है बदल जाएगी, यानी कि अगर वो उत्तल लेंस है तो वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर आपको अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा बतानी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा, इसकी आपको परिभाषा बतानी है। तो इसके लिए पहले आप एक फिगर ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक जो है अवतल लेंस दिया गया है, इस प्रकार से ये अवतल लेंस हो जाएगा, इसमें ये यहाँ पर जो है मुख्य अक्ष हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, ये किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं। तो समांतर चलने वाली किरणें ध्यान दीजिए इस प्रकार से जब यहाँ पर ध्यान दीजिए ऐसे अपवर्तित होंगी, तो अपवर्तित होने के बाद ध्यान दीजिए अगर इनको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएं तो इस प्रकार ये यहाँ पर मिलेंगी, ये यहाँ पर मिल जाएंगी और ये यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये यहाँ पर एक बिंदु मिल रहा है, इसे ही हम लोग बोलते हैं द्वितीय फोकस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप इसमें बताएंगे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ध्यान दीजिए, किरणें इधर जा रही थी लेकिन ये लग रहा है कि इस बिंदु से आ रही हैं, तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को जो है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। याद रखिएगा, आप इसमें बताएंगे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे जो है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो आप इसमें यहां पर लिखेंगे अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली
समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस कहते हैं। इस प्रकार से आप यहां पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। यानी कि किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। इसके लिए पहले आप एक सूत्र ध्यान दीजिए। सूत्र होता है 1/f बराबर n-1 और फिर होता है 1/r1 माइनस 1/r2। ये सूत्र होता है। इसके अनुसार ध्यान दीजिए, फोकस दूरी किस पर निर्भर है? एक तो अपवर्तनांक पर निर्भर है, इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इस सूत्र के अनुसार लेंस की फोकस दूरी पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं तथा लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करती है। तो ये आप लोग याद रखेगा, यहाँ पर जो फोकस दूरी होती है ये पृष्ठों पर, यानी कि जो लेंस के वक्रपृष्ठ होते हैं उनके वक्रपृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर, इसके अलावा लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर और इसके अलावा प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए आपको सूत्र लिखना है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो इसके लिए जो सूत्र यूज करते हैं वो होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 और बटे में होता है साइन a/2। इतना होता है। यहाँ पर a जो दिया गया है इससे बोला जाता है प्रिज्म कोण। इसके बाद ध्यान दीजिए, डेल्टा m दिया गया है, इससे हम लोग अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं न्यूनतम विचलन कोण। और इसके अलावा n यहाँ पर जो है ये अपवर्तनांक होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो तो यहाँ पर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। इसमें यह बताया गया है कि प्रिज्म के लिए जो है प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रिज्म कोण बराबर न्यूनतम विचलन कोण, इन दोनों का मान जो है a है। ये आपसे बता दिया गया है।
ऐसे हम लोग डेल्टा एम से इसे लिखते थे और प्रिज्म कोण को किससे लिखते थे, ए से लिखते थे। तो इन दोनों का मान ए है, ये क्वेश्चन में बता दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए सूत्र होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 और बटे में होता है साइन ए बाई 2। तो n बराबर साइन यहाँ पर a प्लस डेल्टा m का मान भी क्या है a, तो यहाँ पर भी हो जाएगा a बटे 2 और बटे में आ जाएगा साइन a बाई 2। इसके बाद n बराबर साइन, ये दोनों जुड़ेंगे तो 2a और 2a से ये वाला 2 कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा a और बटे में हो जाएगा साइन a बाई 2। इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग साइन a का सूत्र यूज करेंगे। सूत्र होता है 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 और बटे में दिया गया है यहाँ पर साइन a बाई 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो n बराबर आ जाएगा 2 कॉस a बाई 2। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 अंश है तथा प्रकाश किरण जो है 45 अंश पर प्रिज्म पर आपतित होती है, तो अल्पतम विचलन होता है और यहाँ पर ध्यान दीजिए अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये बताया गया कि एक प्रिज्म का यहाँ पर अपवर्तन कोण जो है 60 अंश है, यानी कि ये आपको ए का मान दिया गया है 60 अंश और फिर लिखा है कि जब प्रकाश किरण 45 अंश पर प्रिज्म पर आपतित होती है, इसका मतलब ये आपतन कोण दिया गया है 45 अंश और यहाँ पर आपको अल्पतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम का मान ज्ञात करना है और सूत्र होता है I बराबर डेल्टा एम प्लस ए बटे 2। इतना होता है। इसका आप इधर गुणा करिए तो 2i बराबर हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए, इतना हो जाएगा। यानी कि जब यहाँ से आप डेल्टा एम ज्ञात करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 2i और माइनस हो जाएगा a, इसमें मान रखिए तो 2 गुणे i का मान हो जाएगा 45 और माइनस a का मान हो जाएगा 60। 45 दूना 90 माइनस 60 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन कोण, यहाँ पर आपको विचलन कोण दिया गया है डेल्टा एम बराबर 10 अंश, विचलन कोण दिया गया है 10 डिग्री और फिर आगे लिखा है यहाँ पर कि प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म कोण यानी कि आपको ए का मान जो है ज्ञात करना है और इसके अलावा इसमें लिखा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है n बराबर 1.5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले बताया गया था किसी पतले प्रिज्म, तो जब पतले प्रिज्म की बात होगी तो यहाँ पर हम लोग सूत्र यूज करते हैं डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए। इस सूत्र का यूज किया जाता है। तो डेल्टा एम का मान 10 बराबर n का मान 1.5 माइनस 1, इतना हुआ। तो 10 बराबर इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 ए का मान ज्ञात करेंगे तो 10 और बटे में आ जाएगा 0.5, ये दशमलव काट दीजिए, एक 0 बढ़ा दीजिए तो ए बराबर जब 5 से 100 को भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि न्यूनतम विचलन अवस्था में एक प्रकाश किरण एक समकोणिक प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण जो है वो प्रिज्म कोण का 3/4 है। न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें दिया गया है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपतन कोण बराबर 3/4 प्रिज्म कोण, यानी कि जो आपतन कोण है ये प्रिज्म कोण का 3/4 है। आपतन कोण को हम लोग लिखते हैं आई से, ये हो जाएगा 3/4। प्रिज्म कोण को लिखते हैं ए से। इतना दिया गया है और आपको डेल्टा एम का मान ज्ञात करना है, यानी कि न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। सूत्र होता है आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, इतना होता है। आई का मान आप यहाँ से रखिए तो ये हो जाएगा 3/4 ए बराबर डेल्टा एम आपको ज्ञात करना है प्लस ए बटे में हो जाएगा 2, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए
अगर आप चाहें तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 इतना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आएगा 3/2a बराबर हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए आप इधर ले आइए, यानी कि डेल्टा एम जब ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2a, फिर माइनस ये इधर आएगा तो a, डेल्टा एम बराबर इसका लाशा आ जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3a माइनस इधर गुणा करेंगे 2a, यानी कि डेल्टा m बराबर 3 से 2 घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा a/2, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, समझाइए। तो जो मानव नेत्र होती है ये अपनी फोकस दूरी को जो है घटा भी सकती है, इसके अलावा बढ़ा भी सकती है। इसी क्षमता को हम लोग बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। तो आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि मानव नेत्र जो है ये फोकस दूरी को समायोजित कर सकती है, यानी कि घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। इसी क्षमता को हम लोग बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मानव नेत्र की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। तो आप अगर इसे परिभाषित करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि मानव नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता, समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि -2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का उपयोग करने वाले व्यक्ति का दूर बिंदु जो है कितनी दूरी पर होगा। यहाँ पर आपको दूर बिंदु बताना है कितनी दूरी पर होगा, और यहाँ पर क्षमता दी गई है, यानी कि P का मान आपको दिया गया है -2 डायोप्टर, और यहाँ पर आपको दूर बिंदु बताना है कितनी दूरी पर होगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, पहले तो एक सूत्र होता है P बराबर यहाँ पर होता है 100/f। यहाँ पर जो फोकस दूरी होती है ये सेंटीमीटर में होती है। अगर यहाँ से हम लोग f का मान ज्ञात करेंगे तो 100 और बट्टे में आ जाएगा p, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 बट्टे में p का मान रखेंगे -2, इससे आप भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -50 सेंटीमीटर, इतना हुआ। अब यहाँ पर जो है हम लोग वस्तु की दूरी जो है इनफाइनाइट मान के चलेंगे, यानी कि u का मान जो है वो इनफाइनाइट है और आपको v का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v - 1/u, इतना होगा। तो यहाँ पर 1/f का मान रखेंगे -50 बराबर 1/v - 1/u का मान रखेंगे इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट जो ये दिया गया है इसका मान होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब 1/v बराबर आ जाएगा -1/50। तो यहाँ से जब आप v ज्ञात करेंगे तो इसका मान आ जाएगा -50 सेंटीमीटर, यानी कि व्यक्ति का दूर बिंदु जो है वो 50 सेंटीमीटर पर होगा। अब बता सकते हैं यहाँ पर कि व्यक्ति का दूर बिंदु 50 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।